आप सभी लोगों का स्वागत है जियो स्टडी न्यूज़ पर। और आज जो है वो आर्टिकल हमारा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस संपादकीय में सबसे पहले शुरुआत की गई है कारणों के साथ में। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वायु प्रदूषण से उसके बारे में विस्तृत चर्चा है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों के आंकड़े पेश किए गए हैं। वो आंकड़े आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया और क्या कदम उठाने चाहिए, जो भी सरकार ने अब तक कदम उठाया उसके बाद और क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। और आखिरी में हर बार की तरह कुछ अच्छे सेंटेंस लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं निष्कर्ष के लिए। और जब हम इस संपादकीय को देख लेंगे तो उसके बाद जो हमारा सारांश है, हमने जो इस संपादकीय से सीखा उसमें से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक अलग साथ में पीडीएफ है उसमें हम देख लेंगे। देखिए, आपको संपादकीय रोज़ पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेहनत बहुत हद तक बच जाएगी। क्या इम्पोर्टेंट है, किस दिशा में ये संपादकीय है, एक ओवरऑल पिक्चर आपको दिमाग में क्लियर हो जाता है। उसके बाद चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप इसको अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं पीडीएफ में वो भी, जो आपको जियो स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है। और साथ ही आपको भी जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आपका एक तरीके से ये स्टडी मटेरियल जैसा तैयार होता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये बात लिखी गई है कि वायु प्रदूषण जो है वो अब तक बड़े शहरों तक था, लेकिन अब वायु प्रदूषण बड़े शहरों से बाहर निकलकर गांव, छोटे शहरों और कस्बों तक चला गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। उसी बारे में लिखा गया है कि वायु प्रदूषण जो पहले महानगरों की समस्या समझा जाता था, अब गांवों और कस्बों के लिए भी परेशानी का एक सबब बन गया है। इसके कारण बताए गए हैं कि यातायात के बढ़ते साधनों, क्योंकि अब गांव में भी आप देखेंगे कि जो थोड़े से संपन्न अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग हैं, वो लोग ट्रैक्टर तो चलिए खैर सबके पहले मतलब पास था पहले से ही, लेकिन आप देखेंगे कि अब वो गाड़ी भी रख रहे हैं। ठीक है, वो पहले शहरों में आपको देखने को मिलता था। लगभग हर घरों में आपको बाइक दिखेगा, तो उसमें आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल, तो फिर उसमें से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैस जो है उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद आवागमन बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि ऑटो चल रहे हैं, कई जगहों पे बसें गुजर रही हैं। ठीक है, तो उससे भी आपके ये यातायात के साधनों के बढ़ने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व अभी बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी कस्बों में, गांव में तो मान लीजिए जनसंख्या घनत्व आपको उतना बढ़ते हुए नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो छोटे शहर हैं, गांव से तुरंत अब बड़े शहर अब कोई जा नहीं रहा, थोड़ा सा कमी आ गई है कुछ शहरों को छोड़ के। अब आप देखेंगे कि अगल बगल के जो कस्बे हैं, लोग वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, फिर वहाँ जो थोड़े संपन्न हो जा रहे हैं, फिर वो और बड़े शहर में जा रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो बढ़ रहा है और यातायात के जो साधन बढ़े हैं, इनकी वजह से गांव में भी और छोटे कस्बों में भी आपको वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आंकड़े पेश किए गए हैं। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि स्वच्छ हवा पे सेंटर फॉर रिसर्च का एक अध्ययन था। इन्होंने खुलासा किया कि देश के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 19 शहर शामिल हैं। तो इन्होंने बिहार के एग्जाम्पल को थोड़ा सा और सीरियसली लिया, समझाया कि कहीं किसी किसी शहर में, जैसे आप मान लीजिए सहरसा इतना डेवलप जिला नहीं है, शहर नहीं है, उसके बावजूद सहरसा में जो आपको ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ठीक है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये 378 पे आपको देखने को मिल गया। जबकि स्वच्छ हवा के लिए आपका जो सूचकांक है वो 0 से 50 के बीच में होना चाहिए था। तो इन्होंने एग्जाम्पल इस तरीके से दिया कि सहरसा ने चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों को भी वायु प्रदूषण के मामले में पीछे छोड़ दिया, जो कि आप उम्मीद नहीं करते हैं। आगे इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, राजस्थान के श्रीगंगानगर में और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे ऐसे शहरों का एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, जो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के मामले में उन्होंने बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आगे एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आया है कि देश के 243 लगभग 250 में से केवल 14 शहरों में
हवा की गुणवत्ता बेहतर पाई गई है, यानी कि वही 0 से 50 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक का अंक है। जो कि बहुत सोचने वाली बात है कि लगभग 250 शहरों का आपने एक आंकड़ा पेश करने की कोशिश की और आपके पास सिर्फ 14 ऐसे शहर मिले हैं 250 में से जहां पे आपको वायु की गुणवत्ता बेहतर मिली है, जितनी होनी चाहिए मापदंड के हिसाब से। आगे लिखा है, दूर दराज के कस्बों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 300 पार कर जाना बहुत ही चिंताजनक है। शरीर ही नहीं, अब इससे जो नुकसान हो रहा है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि हमें किस तरह का नुकसान हो रहा है और कितने स्तर का नुकसान हो रहा है। शरीर ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क से जुड़ी अनेक व्याधियाँ मतलब कि रोग, व्याधियाँ भी हवा में घुलते जहर का परिणाम है। वर्ष के कुछ विशेष दिनों में तो वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी और श्वसन से जुड़ी बीमारियां हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे दीपावली के समय आपको अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है। हर आयु वर्ग के लोग दूषित हवा के कारण सेहत से जुड़ी परेशानियों की चपेट में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं में सिर दर्द, चिंता और चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रजनन क्षमता पे भी दुष्प्रभाव पड़ा है। अजन्मे जो शिशु हैं वो दुर्भाग्यवश माँ के ही गर्भ में दूषित हवा से जुड़ी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर, हृदयाघात जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों के साथ ही शारीरिक और मानसिक सेहत से जुड़ा ऐसा कोई पहलू नहीं है जो वायु प्रदूषण से प्रभावित ना होता हो। तो आप देख रहे हैं फेफड़े का दिक्कत है किसी को तो वो और समस्या से पीड़ित हो जा रहा है। बहुत लंबे समय तक खराब वायु, अगर आप वायु स्वच्छ नहीं है, उसकी गुणवत्ता खराब है, तो लंबे समय तक ऐसे वायु को अपने अंदर लेने के बाद फेफड़ों की समस्या बढ़ जा रही है। फेफड़े के कैंसर कई लोगों को हो जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, वो टेंशन में आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो रहा है। तो इससे माँ और शिशु दोनों को खतरा हो रहा है, दोनों की समस्याएं बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ शारीरिक तौर पे तो आपको परेशानी हो ही रही है, मानसिक तौर पे भी आपको परेशानी हो रही है। प्रजनन जो है उसकी क्षमता कम हो रही है। तो इसका जो असर है वो बहुत ही व्यापक स्तर पे हो रहा है। हर एक हिस्से और अंग को कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण, खराब वायु, जो वायु की क्वालिटी जो इतनी खराब होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित कर रही है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते अब मौसम चक्र भी बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों तक यहाँ बात सीमित है। अब मौसम को आप लीजिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वेदर कंडीशंस, वेदर साइकिल, मौसम चक्र भी बदल रहा है। मौसम की अनियमितता शारीरिक व्याधियों को और न्योता दे रही है। अब आंकड़े पेश किए गए हैं 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार घरों और वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल लगभग 22 लाख नागरिकों का जीवन छिन रहा है। हर साल लगभग 22 लाख लोग अपने जीवन को मतलब जीवन उनका चला जा रहा है, अपने प्राण त्याग रहे हैं वो। तो ये बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट है और बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि इतने बड़े स्तर पे अगर लोगों की जान जा रही है तो उससे कितने ज़्यादा और लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां दूषित हवा बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी लील रही है। भारत में आप देखेंगे तो ये जो PM 2.5 है, PM 2.5 क्या है? पर्टिकुलेट मैटर जो आप पढ़ते हैं, मतलब ये ऐसे छोटे छोटे प्रदूषण के कण हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर मतलब कि 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का 1/10,00,000वां हिस्सा। इतने छोटे छोटे कण PM 2.5 हर साल 2 लाख से ज़्यादा अजन्मे बच्चों की जान ले रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता वाली विषय है। आगे क्या लिखा हुआ है? विचारणीय है कि बढ़ती तपिश के साथ ही वायु प्रदूषण और बढ़ता चला जाता है। कैसे? देखिए क्या होता है, हवा में नमी की मात्रा कम होने से वाहनों द्वारा उड़ने वाले जो सूक्ष्म धूल कण हैं वो वायु की गुणवत्ता कम करते रहते हैं, ठीक है। और श्वसन संक्रमण से जुड़ी हुई परेशानियां भी बढ़ती हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कैसे बढ़ती गर्मी हमारे वायु प्रदूषण में और ज़्यादा रोल निभा रहा है। देखिए अब गर्मी बढ़ी
गर्मी बढ़ी तो एसी का डिमांड बढ़ गया, कूलर का डिमांड बढ़ गया, है ना। तो जब एनर्जी का डिमांड बढ़ गया तो हमें और बिजली मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिजली का उत्पादन करना होगा। और अपने यहाँ मैक्सिमम बिजली का उत्पादन कैसे होता है? कोयले से होता है। तो आप और ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट में काम लगाएंगे, बिजली प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वजह से आप और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेंगे, उसकी वजह से और ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद आप लीजिए कारों में देख लीजिए, अब गाड़ियों में भी एसी लग रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब आप बसों में, कार में, इन सब में जब एसी बढ़ाएंगे, एसी में क्या यूज़ हो रहा है? पहले तो मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता था, जिसकी वजह से ओजोन डिस्टर्ब हो रहा था, ओजोन लेयर परत कम हो रही थी। तो सीएफसी को रिप्लेस किया गया एचएफसी से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही ज़बरदस्त ओजोन गैस है। उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज भी आप ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेटर से भी ऐसे ही गैस उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से ये वायु आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये ग्रीन हाउस गैस हैं ये सारे। तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आगे क्या लिखा है? तकलीफ देह है कि हाल के बरसों में भारत के छोटे शहरों में भी न केवल तापमान में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि वायु की गुणवत्ता भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब हो रही है। दम घोटू हवा के ये आंकड़े आने वाले कल की भी भयानक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। शुद्ध हवा, कम आबादी और खुले परिवेश वाली छोटी जगहों पर छाता यह प्रदूषण का स्याह घेरा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को न्योता दे रहा है। अब छोटे कस्बों में, अब देखिए, कारण ये बताया गया है कि आखिर छोटे कस्बों में आपको क्यों इतना ज़्यादा वायु की गुणवत्ता खराब होती हुई नज़र आ रही है और तापमान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसका कारण बोला गया है कि छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन के कई सारे कारण हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों से निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़ पौधों की लगातार घटती संख्या के कारण गांव घर का भी परिवेश अब बदल गया है। कोरोना के बाद देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग तो अपने गांव कस्बे में वापस लौट गए हैं, तो अब वहाँ पर भी वही समस्या उनको देखने को मिल रही है। तो ये भी चिंता का विषय है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। पहले शहरों में थे, 2020 के पहले शहरों में आबादी काफ़ी ज़्यादा थी ऐसे लोगों की जो पलायन करके गांव से आ रहे थे शहरों की तरफ। 2020 के बाद बहुत सारे लोग गांव और छोटे कस्बों की तरफ पलायन कर गए हैं, और वहाँ पे उनको अगर आप वायु प्रदूषण की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो होने वाला रोग है, उसके लिए जल्दी से हॉस्पिटल भी उनको नहीं उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए भी बड़े शहर आना पड़ेगा। अगर वो आ भी गए तो खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो दोहरी मार हो गई। आगे लिखा हुआ है, तकनीकी सहूलियत से देश के किसी भी हिस्से में बैठकर काम करने की स्थितियों में रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर जाके भी काम कर सकते हैं, तो रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये हो गया कि आपको विपरीत दिशा में अब लोग जाते हुए दिखेंगे। जैसे कस्बे से और गांवों से बड़े शहरों की तरफ आपको देखने को मिला, पलायन लोगों का देखने को मिला। अब वहाँ से अगर आप बड़े शहर से फिर से छोटे कस्बे या गांव, और छोटे कस्बे से गांव की तरफ पलायन करते हैं, तो ये रिवर्स माइग्रेशन है, ये विपरीत पलायन का रूप ले लेता है। इसी की एक बड़ी वजह है कि छोटे शहरों और गाँव कस्बों का भी स्वच्छ परिवेश रहा करता था, लेकिन अब प्रदूषण की वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है। एक और सुविधा संपन्न जीवन शैली प्रदूषण बढ़ा रही है। ये विडंबना देखिए आप कि एक तरफ तो सुविधा संपन्न जीवन शैली प्रदूषण बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ जहां तहां लगे कचड़े के ढेर जहरीली गैस उगल रहे हैं, तो दोहरी मार है हमारे तरफ। ज्ञात हो, अब देखिए सरकार ने क्या किया, आखिर इतनी परेशानियों के बाद सरकार ने क्या कदम उठाया, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सरकार ने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म और टाइम बाउंड समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2019 में। इसके तहत देखिए 2019 में जब टारगेट रखा गया था, तो टारगेट ये था कि 24 राज्यों के चुनिंदा 131 शहरों में 2025-26 तक, ये पहले PM 2.5 नहीं था, PM 10 जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, उसकी 40% तक कमी लाने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है, PM10 का। बाद में 2022 में सरकार ने इस टारगेट को रिवाइज किया और उसमें PM2.5 को भी शामिल कर लिया, क्योंकि देखिए PM2.5 PM10 की तुलना में 1/4 है कण में। तो जब PM10 इतने छोटे कण जो 10 माइक्रोमीटर के हैं, यानी कि 1 मीटर के 1,00,000वां हिस्सा है, छोटा सा कण, प्रदूषण के कण PM10, वो आपके शरीर में जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो उससे भी जो 1/4 छोटा होगा वो तो और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए PM2.5 को भी बाद में इस टारगेट में शामिल किया गया। तो अब इस टारगेट के हिसाब से PM2.5 और PM10 दोनों का ही 40% तक कमी लाना है, ये लक्ष्य रखा गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, जो कि 2019 में लागू किया गया था। अब यही बात यहाँ लिखी है कि PM2.5 छोटे आकार होने की वजह से सांस लेने पर फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होता है। उसके बाद देखिए फिर से एक आंकड़े पेश किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि PM2.5 के थोड़े समय के ही संपर्क से वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में लगभग 65% मौतें एशिया में दर्ज की गई हैं। और एशिया में इतनी बड़ी मौतें इसलिए दर्ज की जा रही हैं क्योंकि इसमें भारत का भी बहुत अहम रोल है। अभी हमने पिछले वाले आंकड़े देखे ही थे कि कितने सारे, लगभग 23 लाख लोग जो हैं वो अपने प्राण गंवा रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से। बावजूद इसके हमारे यहाँ जहरीली हवा से बढ़ते रोग, घटती जीवन प्रत्याशा यानी कि घटती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रदूषण का दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। दुखद यह है कि लागू करने के बाद भी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों का असर का आकलन नहीं किया जा रहा है। तो अब आकलन करने की ज़रूरत है कि हमने जो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया, उस समय से हम लागू कर रहे हैं, तो आखिर हमें इसमें सफलता कितनी मिली है। वरना एक बार लागू करने के बाद, अभी 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल में अगर आप इसका आकलन नहीं करेंगे कि हम कितने सफल हुए और हमें और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, तो यह प्रोग्राम भी अपने आप में उतना असरदार साबित नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने बात कही है, ठीक है। अब आगे हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आवश्यक है कि जीवन बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े लक्ष्य हासिल करने की वो गंभीरता से लिया जाए। राष्ट्रीय स्तर की सदी रणनीति के साथ ही इसमें देखिए सामाजिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर जीवन सहेजने से जुड़े प्रयास किए जाएं। तो वायु प्रदूषण केवल किसी एक के कदम उठाने से नहीं होगा। जितना जरूरी सरकार का कदम उठाना है, कि सरकार ने निर्णय लिया। सरकार कैसे कदम उठाएगी? सरकार ने बोला कि मैं नीति बनाऊंगा, सरकार ने नीति बना दी, प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, कार्यक्रम बना दिए, कार्यक्रम को लागू कर दिया। अब उसको लागू करने की जिम्मेदारी ग्राउंड लेवल पर किसकी है? प्रशासन की है। प्रशासन देखे कि कहीं ऐसे खुले में कोई कूड़ा तो नहीं जला रहा है, अगर जला रहा है तो हम ऐसी क्या उसको सुविधा दें कि वो खुले में कूड़ा ना जलाए। किसी भी चीज़ के लिए तुरंत पेनाल्टी लगाना कोई बहुत बढ़िया सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको पहले ये देखना होगा कि क्या उसके पास ऑप्शन था। अगर ऑप्शन था, उसके बावजूद वो कूड़ा जला रहा है, तब आप उसके ऊपर पेनाल्टी लगाइए। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, तो फिर अगर खुले में कोई कूड़ा जला रहा है तो आप सीधे पेनाल्टी मत उसके ऊपर लगाइए, उसको दोषी मत मानिए। पहले आप उसके लिए एक विकल्प तलाशिए, विकल्प दीजिए। विकल्प नहीं मानता है, विकल्प को नहीं अपनाता है, तब आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो प्रशासन की भी उतनी जिम्मेदारी है, सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, और सामाजिक स्तर पे जो NGOs हैं, जो वायु प्रदूषण, जो इन्वायरमेंट को लेके एक्टिव रहती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है ये देखना कि हम इसमें अपनी किस तरीके से मांगे उठा सकते हैं। और उतनी ही जागरूकता हमें और आपको भी होनी चाहिए। हम बाकी चीज़ों को लेके, संस्कृति को लेके, धर्म को लेके जितनी जागरूकता में रहते हैं, जितनी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जितनी चीज़ों को हम अच्छाई को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, उतना ही ज़रूरी है आज के समय में कि हम पर्यावरण को भी अपने एक नए संस्कृति के रूप में देखें। और पर्यावरण, शिक्षा, ये चीज़ें सबको जोड़ने वाली हैं और सबको प्रभावित करने वाली हैं। तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। अगर इसका दुष्प्रभाव हुआ तो वो आज नहीं तो कल सभी के ऊपर दिखेगा। इसलिए इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी ये इतना गंभीर समस्या एक बेहतरीन समाधान की तरफ हमें ले जाएगा। तो ये तो निष्कर्ष था। चलिए अब पूरा सारांश देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए, सारांश में ये है कि महानगरों तक जो वायु प्रदूषण थी, सीमित थी, अब गांवों और कस्बों के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है।
इसका कारण क्या है? यातायात के बढ़ते साधन और अधिक जनसंख्या घनत्व। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी ओर से जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश के 243 शहरों में से सिर्फ 14 शहरों में ही हवा की गुणवत्ता बेहतर पाई गई है, यानी कि 0 से 50 के बीच में पाई गई हैं। केवल शरीर ही नहीं, मन मस्तिष्क से जुड़ी व्याधियां भी वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। वायु प्रदूषण के गंभीर परिणाम निम्न प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं में सिर दर्द और चिड़चिड़ापन की समस्या, श्वास लेने में दिक्कत, चाहे वो पहले से पीड़ित व्यक्ति हो या फिर वो स्वस्थ व्यक्ति हो, फेफड़ों का कैंसर और दिल का दौरा पड़ने की समस्या के बढ़ते मामले। दुर्भाग्य से गर्भवती महिलाओं के अंदर अजन्मे बच्चे भी मर रहे हैं। आगे 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में घर के अंदर और पर्यावरणीय वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 22 लाख नागरिकों की मौत हो रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार छोटे शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और साथ ही साथ तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये दोहरी मार है, जो कि अभी तक इस मार से बचे हुए छोटे कस्बे और गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों में निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़ पौधों की भी लगातार घटती संख्या है। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार की पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गैर प्राप्ति शहरों और मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NACP की शुरुआत की थी। इसके तहत कार्यक्रम में 2025-26 तक, तो जो वो ईयर है ना, अपना टारगेट ईयर, वो 2025-26 है। 2025-26 तक PM 2.5 और PM 10 सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इन PM 2.5 और 10 की, इसकी 40% तक कटौती करनी है। यह राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि हासिल करने की परिकल्पना करती है। तो ये हमारा कुल मिला के आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कवर हुआ। मिलते हैं फिर अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।